हेलो यूपीएससी वॉरियर्स, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज पार्ट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर सेकेंड इकोनॉमिक्स 11th क्लास की, जिसमें हम लोग बता चुके थे कि एग्रीकल्चर के बारे में क्या सेक्टर्स चल रहे थे 1950 के बाद। हमने ये भी देखा कि क्या प्लान था क्या नहीं था, ठीक है, कि प्लान क्या होते हैं, गोल्स को अचीव करना, उसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, ठीक है, वही आपके प्लान है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने कल पढ़ी थी। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या दिक्कत आई थी और उसके बाद किस तरीके से इंडिपेंडेंट इंडिया ने उन सारी चीज़ों को कोप अप किया था, कैसे उसको सब जितने भी हर्डल्स एग्रीकल्चर में आ रहे थे, जितने भी हर्डल्स आपकी मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे थे, उन सबको सही करना जो है वो इंडिया की एक प्रॉब्लम थी, उनको सब सही किया था। तो यही सारी चीज़ें जो है इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखी अपने पार्ट फर्स्ट के अंदर, ठीक है। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से आपके सेक्टर्स जो हैं वो डिवाइडेड हो गए थे, क्या प्लान्स जो हैं वो रखे थे। हमने पीसी महल नोबिस के बारे में पढ़ा था कि कैसे उन्होंने जो है वो इंडस्ट्रीज़ और सेकंड प्लान के स्टैटिस्टिक्स इन सब चीज़ों में जो है वो हेल्प की थी। नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट के बारे में। ओके, तो हम आज स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। ओके, वी आर स्टार्टिंग द सेकंड पार्ट। हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स 1950 ऑनवर्ड्स। इंडिया की क्या इकोनॉमी रही है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कल हम लोगों ने एग्रीकल्चर पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडस्ट्री एंड ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कोई भी नेशन अगर पुअर है या अंडर डेवलप्ड है तो उसको डेवलपिंग या डेवलप्ड बनने के लिए अपने नेशन के अंदर इंडस्ट्रीज़ को अच्छा करना होगा, राइट। उनको इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करना होगा। अगर वो इंडस्ट्रियल बेस अच्छा रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से क्या होगा कि वहाँ की जो जनता है वो उसमें काम कर जाएगी, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो जाएगा और लोग जो है वहाँ पर कंट्रीब्यूट करने लग जाएंगे इन द इकोनॉमी और इन द जीडीपी। तो वही चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री एंड ट्रेड की। जब हम किसी भी नेशन को देखते हैं तो कोई नेशन कितना अच्छा है वो किस बेसिस पे देखते हैं कि वहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे काम कर रहा है, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ कैसे काम कर रही हैं, वहाँ का सर्विस सेक्टर कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर क्या देख रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे काम कर रहा है। किसी भी नेशन का अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा है, दैट मीन्स कि उसका बेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा है। अगर बेस अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा जनरेट होगा, लोगों के अंदर कैपेबिलिटी आएगी, दे विल एबल टू डू समथिंग फॉर द जीडीपी एंड द नेशन। तो वहाँ पर वही चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, अगर किसी भी पुअर नेशन को प्रोग्रेस करनी है ना तो सबसे पहले उनको क्या करना होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो अच्छा करना होगा। गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर? सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो वहाँ के लोगों को दी जाएगी। अगर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर हमारा अच्छा होता तो जो एग्रीकल्चर के अंदर इतनी सारी वर्कफोर्स है तो उसको हम सोक आउट कर लेते, लेकिन हमारा जो सेक्टर है वो उनको सोक आउट ही नहीं कर पा रहा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू। तो ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंडस्ट्रियल बेस आपका जो है वो अच्छा है तो उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, ये पता होना चाहिए एक्चुअली कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, तो वहाँ पर उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की स्टेबिलिटी देन एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें पता है कि भाई आपके एग्रीकल्चर में क्या होगा, दिक्कतें हैं, कभी भी वेदर फिनोमेना दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो ऐसा नहीं होगा। उधर तो आपके सारी चीज़ें बेटर हैं, तो इस वजह से वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो आपका इंडस्ट्रीज में होता है, इट इज़ मोर स्टेबल देन दी एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन आ जाता है और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी रहती है। और इसी वजह से हमारे इंडिया के जो 5 ईयर प्लान्स थे उसमें जो सेकंड 5 ईयर प्लान था जिसमें पीसी महल नोबिस का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था, उसमें इंडस्ट्रीज़ के बारे में फोकस किया गया था। वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया था कि भाई हमें इंडस्ट्रीज़ को क्या करना है, डेवलप करना है। नाउ जब हम वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं कि जब हमारे यहाँ पर शुरुआत में इंडिपेंडेंस हो रही थी उस टाइम पर इंडस्ट्रीज़ का बेस कैसा था, बेकार बेस था। मैंने आपको बताया नैरो बेस था इंडस्ट्रीज़ का। हमारे यहाँ पे कुछ ही इंडस्ट्रीज़ एग्जिस्ट कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल टिस्को जो 1907 में स्टैब्लिश हुई, कुछ कॉटन मिल्स हो गई, कुछ आपकी जूट मिल्स हो गई, है ना। तो उसके अलावा कोई इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश नहीं हो रही थी, उनके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत थी। तो उस वजह से क्या हुआ, हम लोगों ने उसके ऊपर ध्यान दिया। तो सबसे उस टाइम पर अगर हम बात करें तो 2 स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज हमें देखने के लिए मिलती है, फर्म्स देखने के लिए मिलती है, दैट इज जमशेदपुर वाली और कोलकाता वाली। मैंने आपको बताया भी था टिस्को, ठीक है। तो ये है। नाउ अब जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, जब इंडिया ने ध्यान दिया कि भाई हमें अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की करने की भी ज़रूरत है एग्रीकल्चर के साथ साथ, तो इंडिया में
क्या मार्केट और स्टेट एग्जिस्ट करती है वो है। इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमें पता है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ना ही कैपिटल थी, मतलब कि जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एग्जिस्ट कर रहे थे उनके पास ना ही कैपिटल थी उस टाइम पर, ना ही उनके पास पैसा था, और ना ही उनके पास क्या थी, टेक्नोलॉजी थी। अब वो कैसे उसके अंदर इन्वेस्ट करें? फॉर दैट बीइंग हम लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स कराएंगे। किसके अंदर कराएंगे? इकोनॉमी के इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। क्या इन्वेस्टमेंट्स होंगे भाई? यहाँ पर हम टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन सोसाइटी रखेंगे, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इकोनॉमी हो जाएगी हमारी। इसके साथ साथ हम लोग ध्यान देंगे कैपिटल पर। जब इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट पर ना ही टेक्नोलॉजी है ना ही कैपिटल है, तो अब क्या करेगी? अब गवर्नमेंट है में हमारी जो स्टेट है उसने बहुत अच्छा रोल जो है वो निभाया था, क्योंकि स्टेट ने क्या किया था, स्टेट का काम आ रहा है, गवर्नमेंट का काम आ रहा है। तो यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी देखते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रमोट हो रहा है। तो अब इंडियन इकोनॉमी में कितना डेवलप होगा, क्या डिसीजन है, ये सब कौन देखेगा? गवर्नमेंट देखेगी। क्यों भाई? क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा सोशलिज्म ज़्यादा था, है ना। गवर्नमेंट को बताना है कि गवर्नमेंट क्या करेगी। अगर कोई भी सेक्टर, अगर इंडस्ट्रीज़ में गवर्नमेंट घुसी हुई है तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर गवर्नमेंट का ही से होगा कि किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ हमारे इंडिया में डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट जो है उसका पूरा कंट्रोल हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर, उसकी पॉलिसीज़ के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये दिक्कत थी भाई, यही चीज़ें थी कि भाई जहाँ पर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट काम नहीं कर पा रहे वहाँ पे स्टेट ने काम किया था उसके टाइम पे। अब क्या हुआ था 1956 में, देयर वाज अ ईयर दैट इज 1956। उस टाइम पर एक रेजोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इसमें क्या बोला था कि हम लोग ना क्या करेंगे, स्टेट को थोड़ा सा कमांड दे देंगे इकोनॉमी के अंदर। हमने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है 1956 में जो है वो क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। अब यही जो रेजोल्यूशन था ना, दिस वाज द बेसिस और फाउंडेशन ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। कि भाई सेकेंड 5 ईयर प्लान किसके बेसिस पे बना था? इसी बेसिस पे बना था, महल-नोबिस प्लान जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा सोशलिस्टिक पैटर्न जो है वो अपनाया था ना। वो हमें पता है कि जब इस प्लान की बात कर रहे थे तो उस टाइम पर 3 इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया गया था। फर्स्ट वन वॉज दी प्राइवेट इंडस्ट्रीज। प्राइवेट इंडस्ट्रीज मतलब क्या होगा, जहाँ पर आपका जितना भी से है वो मार्केट एंड सप्लाई से, डिमांड एंड सप्लाई से काम होगा और प्राइवेट उसमें पूरा सेक रखेगी। सेकेंड जो है वो गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होंगी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। एंड थर्ड विल बी द कन्फ्लुएंस ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट और स्टेट, ठीक है। तो ये 3 टाइप की इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस वाले प्लान के अंदर देखी गई थी। अब जिस भी इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को डाला था उनके ऊपर भी अब कुछ ना कुछ क्या रखना चाहिए, स्टेट क्या रखेगी, थोड़ा सा कंट्रोल रखेगी। अब उन इंडस्ट्रीज के ऊपर, जिन इंडस्ट्रीज में प्राइवेट था उसके ऊपर स्टेट ने क्या किया, कंट्रोल किया। अब स्टेट जब कंट्रोल कर रही थी उस सेक्टर को तो उन्होंने उसमें लाइसेंस लगा दिया कि जो भी इंडस्ट्री प्राइवेट होल्ड कर रही है उसके ऊपर भी हम ही लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो स्टेट वाली इंडस्ट्रीज को तो स्टेट कंट्रोल कर ही रही थी, लेकिन जो प्राइवेट वाली इंडस्ट्रीज थी उनको भी क्या है, स्टेट कंट्रोल कर रही थी थ्रू लाइसेंस एंड परमिट राज। तो उन्होंने क्या किया था, लाइसेंस लगा दिया कि कोई भी नई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती या स्टार्ट नहीं हो सकती या ओपन नहीं हो सकती जब तक स्टेट अलाउ नहीं करेगी, जब तक लाइसेंस आपका नहीं बन जाता। कि कोई भी इंडस्ट्री को अगर आपको ओपन करना है, किसी भी इंडस्ट्री को अगर आपको एक्सपैंड करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, इसके ऊपर भी कोटा जितना होता था, ये सारी चीजों पर से किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट जो है वो बताएगी, कैसे बताएगी, लाइसेंस के थ्रू। अगर इन चारों चीज़ों में से आपको कुछ भी करना होता था अपनी इंडस्ट्री के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग फर्म के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। ये क्यों किया गया था, एक्चुअली गवर्नमेंट ये कह रही थी कि अगर हम उन्हीं रीजन्स में इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करते जाएंगे जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली बेटर हैं, तो फिर उन रीजन्स का क्या होगा जहाँ रीजनल इनइक्वालिटी है। इस वजह से गवर्नमेंट टैक्स कंसेशंस एंड कोटास के कंसेशंस देती थी जिन भी जगह पर आपके बैकवर्ड रीजन्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बंदा है और आपने कहा कि मैं इंडस्ट्री डेवलप कर रहा हूँ कहाँ पर, बैकवर्ड रीजन में, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट क्या करती थी, आपको टैक्स कंसेशंस देती थी कि भाई हम टैक्स में कटौती कर देंगे, आपकी थोड़ा सा कोटा इंक्रीज कर देंगे जितना आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ें लाइसेंस में भी थोड़ा सा आपको रियायत दे देंगे। तो वो क्या है, रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए कर रही थी गवर्नमेंट। तो अगर कोई भी इंडस्ट्री, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, और उसमें कोई भी चीज़ों को एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है या प्रोडक्शन करना है, तो भी आपको क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। और इसी चीज़ को जो है वो परमिट एंड लाइसेंस राज का नाम दिया गया था।
राइट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। 1955 में विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी जो है वो स्टैब्लिश होती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्वे कमेटी कहते हैं। तो ये कमेटी जो है, कार्वे कमेटी जो है वो स्टैब्लिश होती है और यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हमें प्रमोट करना चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्यों प्रमोट करना चाहिए? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हमारे सेक्टर की होती हैं, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो सबसे ज़्यादा इंप्लॉयमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेट करती हैं। सेकेंडली ये रूरल डेवलपमेंट बहुत अच्छा करती है। तो ग्रास रूट लेवल पर जो इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काम करती हैं। तो 1950 में जब हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, तो उस टाइम पे 1 लाख जिनका प्रोडक्शन होता था, इन्वेस्टमेंट होता था, तो जो इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कर रही है 1 लाख का, उनको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते थे, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते थे ना। आज के टाइम पे तो 1 करोड़ वाली जो इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का हो रहा है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं, राइट। तो ये बिलीव किया गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या दे रही है, जॉब दे रही है, ये आपके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे रही है, ठीक है, ये लेबर ड्रिवन इंडस्ट्रीज होती है क्योंकि यहाँ पर मशीनरी का बहुत कम यूज़ होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि भाई ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपके रूरल डेवलपमेंट कर रही हैं, ठीक, ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही हैं। तो इस वजह से तो दिक्कत क्या आती थी, लेकिन ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये जो है वो कॉम्पीट नहीं कर पाती थी लार्ज इंडस्ट्रीज के साथ और फर्म्स के साथ। भाई कैसे कर पाएंगी ना, उनके पास मशीनरी है ना, वो इतने बड़े एरिया में काम कर रही हैं। तो जो लार्ज इंडस्ट्रीज होंगी वही उसको कॉम्पिटिशन दे देंगी और वो आगे निकल जाएंगी। व्हाट अबाउट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में किसने सोचा? गवर्नमेंट ने सोचा। गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा नहीं होगा भाई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ ये अन्याय तो नहीं करेंगे, हम इनइक्वालिटी नहीं करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि कुछ प्रोडक्ट्स हम जो हैं क्या कर देंगे, रिजर्व कर देंगे, शील्ड कर देंगे, रिजर्व कर देंगे। किनके लिए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर देंगे, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस भी करें और बेचे भी और उनसे फ़ायदा भी हो, और वो लार्ज इंडस्ट्रीज नहीं कर सकती हैं। तो ये था। नाउ अब हम आते हैं ट्रेड पॉलिसी के ऊपर। इंडिया की ट्रेड पॉलिसी में क्या फ़र्क आया 1950 के बाद और 1950 से पहले क्या फ़र्क था, तो यही हम लोग देखने वाले हैं ट्रेड पॉलिसी के अंदर। ट्रेड पॉलिसी में क्या था कि इससे पहले हम लोग जब 1950 से पहले की बात है तो मैंने फॉरेन ट्रेड बताया था कि कैसे जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट है वो ख़त्म हो चुका था। दूसरी चीज़, इंडिया की जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो इम्पोर्ट हो रहे थे और एक्सपोर्ट आपका रॉ मटेरियल हो रहा था। तो नाउ व्हाट अबाउट इंडियाज ट्रेडिंग पॉलिसी आफ्टर 1950s और 1950s ऑनवर्ड्स? तो हम लोगों ने क्या सबसे पहला काम किया, यहाँ पर हमने ट्रेड पॉलिसी कौन सी अपनाई? पहला है इनवर्ड लुकिंग। इनवर्ड लुकिंग क्या होता है कि ऐसे यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी चीज़ें हम लोग बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं उसको हटा के हम अपने ही देश में क्या करेंगे, उसका सब्सटीट्यूट ढूंढेंगे और दूसरा मटेरियल बनाएंगे, या फिर अगर वो नहीं बन पा रहा है तो वैसा ही मटेरियल हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, कि किसी भी चीज़ का सब्सटीट्यूट जो इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उनको हम रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम व्हीकल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो कौन से व्हीकल्स हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है कि इंपोर्ट हो रहा है, अब उसको हम इंडिया में क्या करेंगे, बनाएंगे, डेवलप करेंगे, राइट। तो वो बात है। नाउ अब कोई भी चीज़ अगर हमें प्रोटेक्ट करनी है, जैसे कि कोई भी चीज़ अगर हमें इंपोर्ट करने से बचानी है, तो या तो अपने आप पे प्रोड्यूस करवाइए या उसको रोक दीजिए। अगर वहाँ पे रोक देंगे आप बॉर्डर पे तो चीज़ें अपने आप इंडिया में प्रोड्यूस होने लग जाएंगी। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और कहा कि हम दो चीज़ें करेंगे। क्या? सबसे पहले तो हम लोग टैक्स लगाएंगे जो भी बाहर से आ रही हुई चीज़ें हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा बताती हूँ, और कोटा करेंगे। व्हाट इज टैक्स कंसेशंस एंड कोटास? देखिए टैक्स का मतलब या टैरिफ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ इंपोर्ट हो रही है उसके ऊपर हम लोग क्या लगा रहे हैं, कुछ टैक्स रेट्स लगा रहे हैं। अगर टैक्स रेट्स लगाए जाएंगे इंपोर्टेड चीज़ों पर तो वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कॉस्टली हो जाएगी, और कॉस्टली हो जाएगी तो वो इंडियन मार्केट्स में क्या बिकेगी, थोड़ी सी महंगी बिकेगी, कॉस्टली बिकेगी, और लोग जो हैं वो इस वाली को खरीदेंगे नहीं, जो इंडियन की डोमेस्टिक वाली चीज़ है उसको खरीदेंगे। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है वो बूम अप हो जाएंगी। तो यही हमारा एक विजन था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टैरिफ्स लगाने के। दूसरा चीज़ क्या है, कोटा। कोटा में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोटा में क्या होता है, कोटा में हम लोग ये फिक्स कर देते हैं कि कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स आप प्रोड्यूस करेंगे और कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स आप बाहर से मंगवा सकते हैं या भेज सकते हैं। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए और उसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या हो गई, बूम अप हो गई और उनको फ़ायदा देखने के लिए मिला। नाउ अगर हम बात करें कि भाई प्रोटेक्शन तो हम लगा रहे हैं बाय टैरिफ एंड
कोटा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि हमारी इंडिया जिसमें ये लगाया गया, वो क्या करेंगी, कॉम्पीट करेंगी। किसके साथ कॉम्पीट कर लेंगी, वो डेवलप्ड नेशन के साथ, क्योंकि भाई डेवलप्ड नेशन में क्या है, टेक्नोलॉजी है, डेवलप्ड नेशन में क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, डेवलप्ड नेशन में क्या है, अच्छे रिसोर्सेज हैं, उनको रिसोर्सेज को एक्सेसिबल करने की ताकत है। व्हाट अबाउट डेवलपिंग नेशंस जो हमारी इंडिया है, कंट्रीज, व्हाट अबाउट देम? तो उसके लिए क्या करा जाता है, ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स निकाले जाते हैं कि भाई टैरिफ्स लगा हुआ है, कोटा है, तो वो सारी चीजें हैं। नाउ हमारे प्लानर्स भी थोड़ा सा फियर करते हैं कि भाई हमने इंपोर्ट जो है वो मंगाया है तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो, ये सारी चीज़ें। तो उन लोगों ने भी यही सोल्यूशन दिया कि वी हैव टू पुट सम टैरिफ्स एंड कोटाज। नाउ अब ये सब से हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये पड़ता है कि हमने जो फर्स्ट 7 प्लान्स बनाए थे 1950s के बाद, उसमें हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पर थोड़ा सा ज़्यादा प्राइमरी रोल दिया था, मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने की कोशिश की थी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसकी वजह से उनका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो भी इंक्रीज हो गया। मतलब कि 1950 से 51 के टाइम पर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, 11.8%, और 1991 में 24%। और ये क्यों हुआ है, हमारे 5 ईयर प्लान से हुआ है। तो व्हाट इज द सक्सेस ऑफ 5 ईयर प्लान्स? द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इनटू दिस जीडीपी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर साल जितनी ग्रोथ रेट चल रही थी वो कितनी थी, 6% चल रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कॉटन टेक्सटाइल है, जूट है, इनमें भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, वो भी दिक्कत नहीं कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई 1950-51 में हमारा 60% ऑफ दी कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा था, एग्रीकल्चर से, और वो कितना रह गया, 34%। आज कितना है, आज आपका 17% अप्रोक्सीमेटली है। और वर्कफोर्स कितनी है, समथिंग 60% है। इंडस्ट्रीज की बात करें, जो 13% था वो 24.6% हो गया, आज भी समथिंग 25% आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सर्विसेज सेक्टर जो 28% था वो 40% हो गया, जो आज 60% समथिंग एग्जिस्ट करता है, 57%। तो मिलके 100 हो जाता है। तो अप्रॉक्स है ये सारे। यू हैव टू अपडेट फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। ठीक है। तो इंडस्ट्रीज का यहाँ पे वर्कफोर्स सबसे ज्यादा होती है एग्रीकल्चर में। ठीक है। एग्रीकल्चर हैज मोर वर्कफोर्स, जिसको सोक आउट करना जरूरी है इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में। नाउ क्या हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उनको तो अपॉर्चुनिटीज मिल गई, जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए थे उसकी वजह से। लेकिन ये जो प्रोटेक्शन हम लोग कर रहे हैं फॉरेन कॉम्पिटिटर्स से, क्योंकि हमें डेवलप नेशंस के बारे में पता है, वो फॉरेन कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, उनसे बचना है। तो ये जो प्रोटेक्शन हो रहा है फॉरेन कॉम्पिटिटर्स से, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज हैं, भले वो इलेक्ट्रॉनिक्स हों या ऑटोमोबाइल सेक्टर हों, वो चली, उनको थोड़ा सा अच्छा बेनिफिट हुआ, बट वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपकी डेवलप नेशन में बहुत अच्छी है। फॉरेन कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा थी इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, एक कॉन्सेप्ट आता है पब्लिक सेक्टर। हमने बात करी है प्राइवेट इंडस्ट्रीज के बारे में, ना थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर के ऊपर ध्यान दें। तो पब्लिक भी क्या करता है, इंडस्ट्रीज के अंदर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, प्राइवेट भी इन्वेस्ट करता है। लेकिन आज भी इंडिया के अंदर ये नहीं पता है कि पब्लिक कहाँ पर जा सकता है और प्राइवेट कहाँ पर जा सकता है, दिक्कत बहुत आती है। तो उस टाइम पर भी ऐसा ही होता था 1950 के बाद, कि पता ही नहीं है कि पब्लिक कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है और प्राइवेट कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। जहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स खोल रहा है वहीं पर गवर्नमेंट भी स्कूल खोल रही है, जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बना रहा है गवर्नमेंट भी बना रही है। तो हर जगह जो है वो गवर्नमेंट प्राइवेट एक साथ चल रहे हैं। तो लेकिन ये नहीं पता था कि प्राइवेट अलग है, कहाँ गवर्नमेंट अलग है। तो दिक्कतें आती थी, दिक्कत होती थी। जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन में गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एरिया है। ठीक है। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं, तो ये दिक्कतें आती थी। लेकिन अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूँ ना, पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, और लॉसेस होने के बाद भी उनको चीज़ों को कंटिन्यू रखना पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या है, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो तो हैं, बट बेनिफिट्स नहीं है। यहाँ पर वर्कफोर्स तो है, बट प्रोडक्टिविटी नहीं है।
बहुत दिक्कतें हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ अब क्या हुआ था कि 1990s के टाइम पे जब कंपटीशन खत्म हो गया, क्योंकि आपकी बाहर से कोई चीज़ आ ही नहीं रही है, तो जो आपकी इंडस्ट्रीज इंडिया में बना रही हैं उनके लिए तो कंपटीशन खत्म हो गया। जब कंपटीशन को किसी से भी आपका खत्म हो जाता है तो आप उसमें मेहनत करना छोड़ देते हो। इस वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पे क्या करने लग गई थी, क्वालिटी में दिक्कत करने लग गई थी, क्वांटिटी में दिक्कत करने लग गई थी, और उसकी वजह से इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर हैं, उनको प्रॉब्लम होने लगा था, क्योंकि क्वालिटी एंड क्वांटिटी हम लोग नहीं बियर कर सकते। भाई आप कंपटीशन के चक्कर में वो जा रहा था, तो हमें यहाँ पर क्या हुआ, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलता है कि आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी क्या जा रही है, लो जा रही है। क्या जा रही है, लो जा रही है। तो ये दिक्कत थी, बहुत सारे लॉसेस जा रहे थे आपकी पब्लिक सेक्टर को। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर के लॉसेस के बाद भी वो क्या कर रही थी, कंटिन्यू कर रही थी अपने आप को। बहुत सारे ड्रेन हो रहे थे रिसोर्सेज, फिर भी उनको कंटिन्यू करना पड़ रहा था। ठीक है, लॉसेस हो रहे हैं, जॉब्स को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी कम है, रन करनी पड़ रही है। तो अब ज़रूरत क्या थी ना हो, और लाइसेंस और परमिट राज भी चल रहा है आपका प्राइवेट इंडस्ट्री में, तो इतनी बुरी हालत आपको देखने के लिए मिलेगी। ना ही प्राइवेट इंडस्ट्री चल पा रही, ना ही पब्लिक इंडस्ट्री चल पा रही। ये रहा परमिट लाइसेंस राज, कोई भी नहीं चल पा रहा है। तो अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब इसको सुधारना पड़ेगा। सुधारने के लिए क्या किया हमने, 1990 के बाद हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो क्या हो गई, सुधर गई। तो ये दिक्कत, ये चीज़ थी। नाउ हमने फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन किया, वो भी क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि मैंने वही बताया आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की वजह से इंप्रूव ही नहीं हो रही थी, दिक्कत आ रही थी। स्कॉलर्स ने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि भाई पब्लिक सेक्टर इज नॉट मेड फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स बट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे हैं। नाउ प्रोटेक्शन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स ने ये कहा कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है प्रोड्यूसर्स को एज वेल एज जो आपके कंज्यूमर्स हैं, उन सारी चीज़ों को। तो प्रॉब्लम जो हम लोगों ने देखी है वो यही देखी कि भाई आपके जो प्राइवेट सेक्टर है और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, दोनों हैं, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद भी आपकी दोनों जो इंडस्ट्रीज हैं वो सही से नहीं चल पा रही। वहाँ पे परमिट एंड लाइसेंस राज चल रहा है, और वहाँ की जो गवर्नमेंट वाली है वो तो खुद ही लॉस में जा रही है। तो अब इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। अब इतनी ज़्यादा दिक्कत आई कि हमें 1990 के अंदर क्या करने पड़े, एलपीजी रिफॉर्म्स करने पड़े, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे। एलपीजी रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजंस थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या बेनिफिट्स थे, क्या सॉल्यूशंस थे, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन हमारा यहाँ से क्या निकलता है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर, हम लोगों ने देखा कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर ठीक था पहले, लेकिन ब्रिटिश रूल जैसे ही आया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो चुकी थी, ना ही उसमें ग्रोथ थी और ना ही इक्विटी थी। 1950 के बाद हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या देखा, ग्रोथ भी देखी और इक्विटी भी देखी। क्यों, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन हम लोग लेकर आए। ठीक है, उसका फर्स्ट फेज भी लेकर आए और सेकेंड फेज भी लेकर आए। इसके साथ साथ हम लोगों ने एग्रीकल्चर के अंदर लैंड रिफॉर्म्स किए, लैंड सीलिंग की, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो फायदे में आया। इरीगेशन फैसिलिटीज़ हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान से दी। तो ये सारी चीज़ें हम प्लान्स में करते गए और हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बूम आउट हो गया, और आज हम इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है अपने फूड प्रोडक्शन में, इसके साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी में भी। ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें फूड एनर्जी सिक्योरिटी में भी, इसके साथ हम बात करें इंडस्ट्रीज़ की, तो इंडस्ट्रीज़ में क्या, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कि भाई जो आपकी इंडस्ट्री 13% कर रही थी वो 24% आ गई 1990 के टाइम पे। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोगों ने सेकंड 5 ईयर प्लान से ही ध्यान देना स्टार्ट कर दिया इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, जहाँ पे आपकी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं जा पा रहे थे, जिनके पास कैपिटल नहीं थी, जिनके पास कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्प की कि हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, लाइसेंस स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ को सेटबैक झेलना पड़ा। ठीक है, जितना हमारा प्रोडक्शन हो सकता था, जितना ज़्यादा हो सकती है बूम, उतनी नहीं हो पाई, है ना। तो वो दिक्कत है, 24% से भी ज़्यादा शायद हो सकती थी अगर वो नहीं होता तो। लेकिन शुरू में उस चीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अगर वो अपना भागीदारी नहीं देती तो प्राइवेट जो है वो काम नहीं कर पाता, ये दिक्कत थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 1990s में एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए हम लोग इंडस्ट्रीज़ के लिए। जब हम ट्रेड पॉलिसी में बात करते हैं तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की हम लोगों ने बात की। हम लोगों ने रिप्लेस किया किस चीज़ को, कि जो भी चीज़ बाहर से इम्पोर्ट हो रही है उस चीज़ को हम लोग अपने इंडिया में ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे उस चीज़ का और काम करेंगे। तो यही आपका कंक्लूजन था कि इंडिया की अगर हम प्रोग्रेस देखें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव रही है, क्योंकि आज हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं किसमें, फूड प्रोडक्शन में। क्यों हो चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स करे हैं,
क्योंकि हम लोगों ने लैंड सीलिंग करी है, इसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन किया है, तो इससे हम लोग क्या है, सेटिस्फाइड हो गए और हम लोग क्या हो गए, सेल्फ सफिशिएंट। लेकिन आज भी क्या प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी एग्रीकल्चर सेक्टर में कि भाई प्रोडक्टिविटी भी कहीं कहीं लॉस हो रही है, रीजनल इनइक्वालिटी भी है, ठीक है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन की भी कुछ खामियां थी जो मैंने आपको कल बताई थी, तो वो है। बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो डिससेटिस्फाई हुए थे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस से, क्योंकि लॉस हो रहे थे फिर भी हमें कंटिन्यू करना पड़ रहा था, दिक्कत ये थी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा थे, परमिट लार्ज हो गया, लाइसेंसेस हो गए कुछ भी चीज़ों को लगाने के लिए, तो एंटरप्रेन्योरशिप में दिक्कत आने लगी। फॉरेन कॉम्पिटिशन से बचने के लिए हम लोगों ने टैरिफ्स एंड कोटाज लगा दिए, और उसकी वजह से क्या हो गया, टैक्सेस लगाने की वजह से एंड कोटास लगाने की वजह से जो हमारी क्वालिटी थी, क्वांटिटी थी, उसके ऊपर इंप्रूवमेंट में असर पड़ने लग गया, तो ये दिक्कत आ गई। अब हमें क्या ज़रूरत थी, हमें इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। इतनी सारी प्रॉब्लम देखने के बाद हम लोगों ने 1950 से पहले प्रॉब्लम्स देखी ब्रिटिश रूल में, तो हम लोगों ने 1950 के बाद कुछ 5 ईयर प्लान से उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन इन 5 ईयर प्लान्स के 1950 से लेकर 1990 तक दिक्कतें आने लग गई, ठीक है। कुछ दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए फिर हम लोगों ने क्या किया, 1990 के अंदर कुछ प्लान्स लेकर आए, रिफॉर्म्स लेकर आए। जिस तरीके से हमने एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स किए, 1990 के बाद हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए, ठीक है। तो वो है, तो 1990 के बाद हमारी इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो गई पहले से, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स हो गए थे। तो ये होता है आपका चैप्टर खत्म आज, सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का, जिसमें हमने 1950 के बाद जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, क्या हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने चूज़ किया, किस तरह की हम इकोनॉमी में रहते हैं, मिक्सड इकोनॉमी में रहते हैं, बीसी महलनोबिस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी अपने सेकेंड चैप्टर के अंदर और सेकेंड पार्ट के अंदर। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर थर्ड, जिसमें हम एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच for your listening. Thank you very much.